एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग सीटेट एसएसटी 2026 में फरवरी में जो होना है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज ये हमारा 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग पूरी एनसीईआरटी का ही निचोड़ देख रहे हैं। इसके पहले के 19 सेट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पॉलिटी वाला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये नहीं समझ आता कि आखिर राज्य सरकार क्या है, केंद्र सरकार क्या है, संसद कौन हो, मतलब संसद क्या है, राज्य का विधानमंडल क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आज का पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसका मेन फोकस यही रहने वाला है कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एज ऑलवेज हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में भी आज हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन का पूछा जाना हमेशा ही तय रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन है, तो आपको इस बात का इशू नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने उखाड़ फेंका। ठीक है, तो आर्यावर्त जो है उसके 9 शासकों को समुद्रगुप्त के द्वारा एकदम निस्तो नाबूद कर दिया गया, इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है। दूसरा, बाहरी इलाकों के शासक जैसे फॉर एग्जाम्पल कुषाण और शक, इन्होंने समुद्रगुप्त की जो अधीनता है वे स्वीकार कर ली थी। ठीक है, आपको सही विकल्प बताना है। हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कूट के माध्यम से कि केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरे में कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और चौथा कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित हैं, गुप्ता वंश से रिलेटेड हैं। ठीक है, किससे संबंधित हैं, तो गुप्त वंश से संबंधित है समुद्रगुप्त। और गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं समुद्रगुप्त। इनको लेकर के बहुत सारी उपाधियां दी जाती है। जैसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो कविराज है वो किसकी उपाधि है, तो इन्हीं समुद्रगुप्त की है। और एक और स्टेटमेंट इनसे पूछ लिया जाता है कि वो कौन से शासक हैं जिनके सिक्कों पर उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो भी याद रखिएगा समुद्रगुप्त ही है। चलिए एनसीईआरटी में ले चलते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में सारे पॉइंट्स देख लेंगे, फिर आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। हालांकि आपको उत्तर पता होना चाहिए कि सी वाला हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स इसमें जो दिए गए हैं वो सही है समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये है हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, नए साम्राज्य और राज्य इस चैप्टर का नाम है। बच्चों के लिए पुस्तक होती है जिसमें बताया गया है कैसे कि एक बच्चा है जिसको मतलब कि समुद्रगुप्त का रोल प्ले करना है नाटक में, और उसको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है, मतलब उसके बाद को वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको वीणा बजाते हुए दिखाना है क्योंकि वैसे वो सोच रहा था कि युद्ध लड़ने जाएंगे, तलवारबाजी करेंगे, घोड़े पे बैठेंगे, हाथी पे बैठेंगे, लेकिन जब उसको बताया गया कि तुमको भाई वीणा बजाते हुए एक जगह बैठना है, तो वो बेचारा अचंभे में रह गया कि अरे यार मतलब क्या निकला जो है शासक बनने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि जो समुद्रगुप्त है ये गुप्ता वंश से संबंधित है, मैंने बता ही दिया। इनका एक स्तंभ लेख है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो कौन सा है, वो है इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर एक अभिलेख है जिससे ये पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि थे, जो इनके कवि थे उनका नाम क्या था, हरिशेन, इनके द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है। इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखने का जो काम किया था वो हरिशेन ने किया था, और ये हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे देखिए, ये जो अभिलेख है जिसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति कह रहे हैं, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति ये संस्कृत शब्द है, मतलब जो प्रशस्ति शब्द है, ये जो प्रशस्ति शब्द होता है ना, ये संस्कृत का एक शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि, वो जो प्रशस्ति लिखते थे वो केवल और केवल अपने शासक की प्रशंसा में लिखते थे। ठीक है, अब उन्हीं के टुकड़ों पे पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है उनके बारे में कुछ गलत बातें तो लिख नहीं सकते। तो प्रशस्ति का मतलब ही हुआ प्रशंसा करना, और ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशस्ति कौन सी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है कि प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है,
हमने इसके पहले भी देखा हुआ है बहुत सारी जो प्रशस्तियां हैं, जैसे गौतमीपुत्र शतकर्णी की जो प्रशस्ति है वो उनकी माता मतलब कि जो बलश्री जी थी, गौतमी बलश्री, उन्होंने मतलब लिखवाई हुई थी, तो ये हमने देखा ही है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब गुप्ता टाइम पीरियड आया तब तक भर में ना ये प्रशस्तियाँ लिखने का जो मतलब कि उद्देश्य रहा है वो भी बढ़ गया और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी आ गया था। फिर देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अर्थात समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा है उसको देखिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें जो कवि मतलब कि जो शासक है यानी कि जो समुद्रगुप्त हैं उनको राजा के रूप में भी दर्शाया गया है, साथ में एक योद्धा के रूप में, और इनको मैंने बताया ना कि कविराज भी कहा जाता है, तो कवि के रूप में भी दर्शाया गया है और साथ में बीड़ा बजाते हुए शासक के रूप में भी दर्शाया गया है। ठीक है, बाकी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं क्योंकि जो लेखक हैं वो केवल उनकी प्रशंसा ही कर सकते हैं, निंदा तो कर नहीं सकते। यद्यपि कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा कितना भी प्रतापी व्यक्ति हो, उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां ज़रूर होती हैं, लेकिन प्रशस्ति में वो बुराइयां तो लिख नहीं सकते। आगे देखेंगे तो हरिशरण ने इनको ईश्वर के बराबर तक बता दिया है भैया, कि मतलब समझ लीजिए कि साक्षात भगवान ही थे। आगे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ आपको एक अंश दिया गया है, आप इसको देखिए। योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में केवल एक स्टेटमेंट ये है कि उनका शरीर, किनका शरीर, समुद्रगुप्त का जो शरीर है ये युद्ध मैदान में कुठार, कुल्हाड़ी, तीर, भाल, बर्छा, तलवार, लोहा की जो गदा है वो, नुकीले तीर और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। देख रहे हैं यहाँ, अगर फेस में पिंपल हो जाता है तो उसका दाग भी हमेशा आईने के सामने जाओ तो कितना गंदा लगता रहता है। और देख रहे हैं इतने सारे घाव हैं, इसकी वजह से उनका शरीर सुंदर लगता है। अरे भाई, योद्धाओं की तो प्रशंसा में ऐसे ही काव्य लिखे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपको ना सिक्के मतलब सिक्का जो है वो दर्शाया गया है। इस सिक्के पे इनको दिखाया गया है कि देखिए बीड़ा बजाने वाला राजा यानी कि समुद्रगुप्त, और ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए जो भी पॉइंट्स मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हमेशा उन्हीं से बनते हैं, तो इस वजह से आप उसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। एक मानचित्र है जिस मानचित्र में अभी हम लोग देखेंगे कि उत्तरापथ कौन से देश रहे हैं, उत्तरापथ में कौन कौन से एरिया शामिल थे, दक्षिणापथ में कौन कौन से शामिल थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो कि खूब बनता है हमारे एग्जाम में, और वो क्या है, कह रहे हैं कि आप अभी मानचित्र में देखिएगा कुछ कलर्स दिए गए हैं, जैसे हरे रंग का है कुछ जो है और अन्य कलर का दिया गया है। यहाँ पे मानचित्र पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मानचित्र है। ठीक है, ये जो मानचित्र है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है। और इसमें ना कुछ जो ये कलर से डिनोट किया गया है उसको देखिए, जैसे आंतरिक राज्य। ठीक है, जितना भी ये पिंक कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है ये आंतरिक राज्य का हिस्सा है। इसी में आप देखिए थानेश्वर आ रहा है, इसी में जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, असम है, और साथ में इस तरह के जो भी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये सारे के सारे इलाके इसमें शामिल हैं आंतरिक राज्य में। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त हैं उनका जो एरिया है उसको कई भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। जैसे पहला हमने देखा आंतरिक राज्य, और आंतरिक राज्य में ये सारे हिस्से शामिल हो रहे हैं। देखिए राजस्थान का कुछ इलाका, गुजरात का, यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी कुछ इलाका इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दूसरा जो है वो है बाहरी राज्य। तो जितना भी ये ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान हो, चाहे फिर जो है पाकिस्तान हो, या गुजरात का कुछ इलाका हो जैसे बल्लभी वाला इलाका, या फिर श्रीलंका, ठीक है, ये सारे के सारे इलाके संबंधित किससे हैं, समुद्रगुप्त से। लेकिन कैसे राज्य हैं, बाहरी राज्य हैं। सभी राज्यों के साथ इनकी अलग अलग नीतियां थी, वो अभी हम लोग चल के पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तीसरा देखिए आर्यावर्त। तो अपने भारत देश का एक नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। याद है कि नहीं वो सॉन्ग जो रामायण में आता है, लव कुश के द्वारा गाया गया है। ठीक है, अब गाया किसी ने भी हो, आवाज़ मतलब दिखाया तो यही गया है कि वही गा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आर्यावर्त है, और आर्यावर्त के हिस्सों में कौन कौन आ रहे हैं, नालंदा, पाटलिपुत्र, प्रयाग, कन्नौज और मथुरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बन सकता है कि आर्यावर्त में कौन शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के समय ये जो आर्यावर्त वाला इलाका है उसमें पाटलिपुत्र है, नालंदा है, कन्नौज है और अपना प्रयाग है, साथ में मथुरा भी है। इसी में दे देंगे थानेश्वर, तो ध्यान रखिएगा थानेश्वर इसमें शामिल नहीं है, वल्लभ भी शामिल नहीं है। ठीक है,
तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एक तो आंतरिक राज्य, दूसरा बाहरी राज्य, तीसरा है आर्यावर्त। कुछ नगरों के नाम दिए गए हैं, ये जो ब्लैक कलर का डॉट दिया गया है वो सब नगर हैं। जैसे नगर तो ये सारे के सारे हैं, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे उनमें कुछ नगर शामिल हैं। उसके अलावा भी कुछ नगर हैं, जैसे आप देखिए गुजरात का भरूच है, सातवाहन के द्वारा जो मतलब एरिया था वो है, अजंता की जो गुफाएं हैं, मतलब गुफाओं का मतलब है कि जो अजंता है वो भी, और उसके साथ साथ ऐहोल हो गया। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। पूछा थोड़ा कम जाता है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रही। यहाँ देखिए गुप्त वंश के द्वारा जीते गए कुछ नगर हैं जो रेड डॉट से दिखाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये सब जो आपको ईस्टर्न तट पे या इसी को दक्षिणापथ भी कह देते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों से अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलिए तो ये देखिए जो मानचित्र अभी हम लोग देख के आ रहे हैं उसमें जो ग्रीन कलर का क्षेत्र था जिसे हम लोगों ने आर्यावर्त के नाम से देखा, वहाँ पे 9 शासक जो है वो शासन किया करते थे। एक एक पॉइंट इसको ध्यान से देखना है कि आर्यावर्त के 9 शासक जो है वो वहाँ शासन किया करते थे। समुद्रगुप्त का उनसे युद्ध हुआ, समुद्रगुप्त ने उनको हराया और उनको अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, यानी कि खत्म कर दिया, उनकी कहानी समाप्त हो गई। नस्तो नाबूद करना जो होता है वो। ठीक है, यानी कि आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित करके उनके सारे के सारे राज्य को अपने साम्राज्य में समाहित कर दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके बाद दक्षिणापथ, तो जो दक्षिणापथ वाला इलाका था मैंने बताया था ना, वो वहाँ पे 12 शासक शासन कर रहे थे। ध्यान से देखिए, दक्षिणापथ के 12 शासक जो है वहाँ पे शासन कर रहे थे। इनमें से कुछ राजधानियों को भी हम लोगों ने मानचित्र पर रेड डॉट से दिखाया ना, वही वाला पॉइंट है। इनके साथ समुद्रगुप्त की क्या नीति रही है? तो इन सबको समुद्रगुप्त ने हराया। ठीक है, जब समुद्रगुप्त से ये लोग पराजित हुए तो इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने क्या किया? समर्पण कर दिया। और समुद्रगुप्त ने फिर से उन्हें कहा कि चलो ठीक है, अब ये हमारे इलाके से दूर है तो तुम लोग हमारे अंडर में रह करके यहाँ पे शासन करो, यानी कि तुम्हारी संप्रभुता नहीं होगी, बाकी तुम शासक बने रहो। ठीक है, तो आर्यावर्त के साथ क्या किया था? अपने में ही सारे के सारे हिस्से को मिला लिया था। लेकिन दक्षिणापथ के साथ इन्होंने दूसरा मतलब कि दूसरे तरीके का जो नियम है वो चलाया और कहा कि देखो तुम्हारा कोई संप्रभुता नहीं होगा, तुम कोई भी बाहर के जो निर्णय है वो नहीं ले पाओगे, तुम रहोगे हमारे अंडर में ही, बशर्ते अपना शासन चलाते रहो, अपनी जनता के सामने तुम राजा बने रहो, बस हमारे सामने आंख दिखाने की कोशिश मत करना। ठीक है, वहीं तीसरा देखिए, तीसरा है पड़ोसी देश। ठीक है, तो जो पड़ोसी देश जो अभी दिखा रहे थे ना, वेस्ट बंगाल वाला इलाका, आसाम, इस टाइप के जो इलाके थे, तो ये इसमें कौन कौन है? जैसे असम हो गया, तटीय बंगाल हो गया, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, गण और संघ क्या है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये लोग क्या काम करते थे? ये लोग समुद्रगुप्त के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाने का काम करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और जब ज़रूरत होती थी तो उनके दरबार में हाथ बांधे उपस्थित रहा करते थे। ठीक है, तो एक तरह से ये लोग भी बहुत स्वतंत्र नहीं थे। तो याद रखिएगा, 3 हो गया। लास्ट बचा हुआ है और वो है क्या है? बाह्य इलाके, जैसे जो भारत देश के बाहर थे, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, कुछ हिस्सा जो है बल्लभी गुजरात वाला, ठीक है, और अफगानिस्तान का इलाका और पाकिस्तान वाला जो इलाका है वो। तो आप देखिए ये लोगों का जो है कैसे संबंध रहा है, तो समुद्रगुप्त के साथ इनका जो संबंध रहा है वो रिश्तेदार नातेदार वाला रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और इसमें आपको दे दिया गया है कुषाण और शक वंश के जो शासक थे उनकी बात हो रही है, और इसमें श्रीलंका के भी शासक शामिल थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की क्या की? अधीनता को स्वीकार कर लिया और संबंध बनाए भैया कि चलो ठीक है। वैसे भी पहले के शासक जो है बहुत सारी शादियां किया ही करते थे, तो सबने अपनी अपनी जो पुत्रियां हैं उनका विवाह कर दिया समुद्रगुप्त के साथ कि ले जाओ भैया, छुट्टी मिली हमको भी और तुम अपना इनको यहाँ से ले जाओ। खैर चलिए आगे देखेंगे। तो ये जो 4 जगहों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, ऑलरेडी कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि किसके साथ समुद्रगुप्त का कैसा जो है संबंध रहा है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, आर्यावर्त के जो 9 शासक हैं उनको तो खत्म ही कर दिया और अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। दक्षिणापथ वाला पूछा जाता है कि उनको भैया कहा कि चलो तुम अपने यहाँ शासन करते रहो बशर्ते हमारे अधीन रह करके। और ये बाह्य इलाके वालों का याद रखिएगा, जैसे कुषाण और शक, इनके साथ जो संबंध रहे हैं वो शादी ब्याह वाले हो गए थे। ठीक है, तो ये बात एकदम ध्यान से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। ये आपको PDF तो हम दे ही देंगे, तो इस चित्र को एक बार फिर से देखिएगा।
देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है विक्रम संवत को लेकर के, ठीक है। ध्यान से देखिए कि आज से 58 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 58 साल पहले की बात है। कह रहे हैं कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाला जो विक्रम संवत है इसको परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, ठीक है। किसके नाम से जोड़ा जाता है? तो गुप्ता वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। और ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी तब उनके द्वारा ये जो विक्रम संवत है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। और यहीं पे आप देखिए कि इसी विजय के प्रतीक के रूप में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो कब धारण की थी? तो जब उन्होंने शकों को पराजित किया था उसके बाद उन्होंने विक्रम संवत चलाया। और कब की बात है? 58 ईसा पूर्व की बात है। और उसी के साथ साथ उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये वंशावलियाँ वगैरह दी गई हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं वंशावलियों में क्या होता है, दादा दादा से जो है पापा, पापा से हम, हमारे से हमारे बच्चे, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो ये वंशावली होती है। यहाँ देखिए आप यहाँ बता रहे हैं कि जो ज़्यादातर वंशावलियाँ हैं, ज़्यादातर जो प्रशस्तियाँ हैं वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताते हैं ना। 7 पीढ़ी जानी थी हम, 5 पीढ़ी के बारे में जानी थी हम। तो ये क्या है? ये वही है वंशावली। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, ठीक है, प्रतिपितामह नहीं होता, प्रपितामह, पितामह यानी कि दादा और परदादा, पिता और माता के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल ये सब याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है कि जो समुद्रगुप्त थे उनकी माँ जिनका नाम क्या था? कुमार देवी, ये लिच्छवी गण से संबंधित थी। याद रखना है, पूछा जाता है डायरेक्ट ये स्टेटमेंट कि समुद्रगुप्त की जो माता थी वो लिच्छवी गण से संबंधित थी और नाम क्या था उनका? कुमार देवी। वहीं आप देखिए इनके पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त, ठीक है, जो कि गुप्ता वंश के पहले शासक थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त जो कि गुप्ता वंश के प्रथम शासक थे वो थे समुद्रगुप्त के पापा। आगे देखिए ये जो चंद्रगुप्त हैं इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज, ठीक है। तो गुप्ता वंश में आप देखेंगे ना जो बड़ी बड़ी उपाधियां हैं वो धारण करना एकदम आम बात हो गई थी। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त जो कि गुप्ता वंश के पहले शासक थे इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। फिर देखिए समुद्रगुप्त भी आगे चल के ये उपाधि धारण करते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत फसाऊ टाइप का होता है, बहुत पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो महाराजाधिराज है इसकी उपाधि किसने धारण की थी? आप देखेंगे कहीं कहीं समुद्रगुप्त बताया जाता है, कहीं कहीं चंद्रगुप्त, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले पापा आए हैं तो पहले पापा ही रख मतलब कि लिए हुए हैं तो पहले पापा ही माने जाएंगे ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीईआरटी में जो दिया है वही अंतिम सत्य है कि चंद्रगुप्त जो है गुप्ता वंश के पहले शासक जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की, उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी इस उपाधि को धारण किया था, ठीक है। उनके दादा और परदादा को महाराजा के रूप में जाना जाता था। याद रखिएगा ये सब, ठीक है। ये सब बकवास चीज नहीं पढ़नी, मतलब पढ़नी है, आप एक बार एनसीईआरटी खुद रीड करिएगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैंने बस वही चीजें बताई हैं। फिर देखिए कह रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के जो शासक हुए, जैसे उनके जो बेटे हुए उनके जिनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी वंशावली यानी कि इन्होंने भी तो अपनी वंशावली बनवाई ना, तो उनकी जो जानकारी है वहाँ से भी हमको मिल जाती है, ठीक है। और ये भी पता चलता है इनके जो अभिलेख हैं इनके बारे में, अभिलेख और सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है। और इन्होंने पश्चिम भारत में, किन्होंने? समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतिम शक शासक को परास्त करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त के बारे मतलब समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि ऐसा माना जाता था कि जो उनका दरबार हुआ करता था वो विद्वानों से भरा रहता था, जो कि लास्ट चैप्टर जो अपना क्लास 6 का आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हर मतलब समुद्रगुप्त के बारे में यही सारी चीज़ें हैं। एक तो याद रखिएगा उनकी मम्मी का नाम था कुमार देवी जो कि लक्षवीगण से संबंधित थे। पापा जो है वो गुप्ता वंश के पहले शासक थे। इनके पापा और इन्होंने दोनों ने ही महाराजा धीराज जैसी जो उपाधियाँ हैं वो धारण की। इन्हें कविराज की संज्ञा दी जाती है, बीड़ा बजाते हुए इनको दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं का जो है मतलब की प्रशस्ति है जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। और इनकी जो 4 स्टेट्स मैंने आपको दिखाया इनके साथ कैसे संबंध थे ये आपको याद रखना है। यही सारे पॉइंट्स हैं जो समुद्रगुप्त से हमारे एग्जाम में खूब बनता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे।
यहाँ देखिए आपसे क्या करें कि जो विक्रम संवत है इसकी स्थापना किस विजय के प्रतीक के रूप में की गई थी? तो क्या कुषाणों पर, शकों पर, हूणों पर या फिर सातवाहनों पर? अभी हमने देखा कि शकों पर जो है विजय की थी और 58 ईसा पूर्व की बात है जब विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा शकों पर विजय किए थे। फिर देखिए कह रहे हैं कि जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उनको रोकने का काम किन्होंने किया? ऑप्शन देखिए महेंद्र वर्मन नहीं, नरसिंह वर्मन नहीं, गौतमी पुत्र शतकर्णी नहीं, लगता है पुलकेशिन द्वितीय होना चाहिए था। जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उनको रोकने का जो काम है ना ये पुलकेशिन द्वितीय होना चाहिए था। दरअसल ये है तो दिख ही नहीं रहा था, रेड कलर से लिखा हुआ है, मैं ये ऑप्शन ही नहीं देख पा रही थी कहाँ चला गया, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो याद रखिएगा जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार करने का प्रयास किया यानी कि सोचा कि चलो अब दक्षिण भारत में चलते हैं और वहाँ भी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, तो दक्षिण के एक शासक थे जिनका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे। इन्होंने इनको यहाँ पे पराजित किया और कहा चलो जाओ उत्तर भारत में ही अपना शासन देखो, यहाँ पे अपना आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में देखते हैं कोई और क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लेते हैं, जो समुद्रगुप्त वाला है उसको समाप्त करके चलते हैं। जैसे समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी ये किस गण से संबंधित थी? तो मल्ल से नहीं थी, वज्जी से नहीं थी, शाक्य से नहीं थी, हमने देखा लिच्छवी गण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहे हैं प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र ये किसके शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे? तो अभी हमने देखा था किसका? समुद्रगुप्त का, उसमें दिखाया था ना प्रयाग, उज्जैन। ठीक है, तो जो मैप दिखाया था उसमें, तो ये हो जाएगा गुप्ता रूलर, स्पेशली आप याद रख सकते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ देखिए फिर चालुक्य का आ जाएगा। चलिए अब हम लोग पहले एनसीईआरटी में इनको देख लेते हैं हर्षवर्धन को, फिर उसके बाद आगे चीजें देखेंगे। ये देखिए हर्षवर्धन, तो ये वही हर्षवर्धन है जिनके द्वारा प्रयाग में क्या करवाया जाता था? भंडारा करवाया जाता था। ठीक है, तो दान इतना किए कि एक दिन खुद ही दान मांगने लायक हो गए। ठीक है, इतना भी दान नहीं करना चाहिए कि आपके पास पहनने को वस्त्र तक न बचे, इन्होंने अपने वस्त्र तक दान कर दिए थे, तो इतना दानी बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। तो देखिए जिस तरह गुप्ता वंश के शासकों के बारे में हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है, उन्होंने अपने बड़े बड़े अभिलेख वगैरह लिखवाए और उनके जो सिक्के हैं उनसे भी हमको जानकारी मिलती है, वैसे ही आप देखिएगा कि कुछ अन्य शासक हैं जिनके बारे में हमें उनकी जीवनी से पता चलती है, यानी कि जो उनकी बायोग्राफी लिखी गई है उससे जो है पता चलती है। ठीक है, ऐसे ही एक शासक हुए जिनका नाम क्या था? हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश से संबंधित थे। इन्होंने करीब आज से 1400 साल पहले शासन किया था और इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? बाणभट्ट हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने संस्कृत में किस लैंग्वेज में लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, तो संस्कृत भाषा में बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी थी यानी कि बायोग्राफी थी। और इसमें इन्होंने ना हर्षवर्धन की वंशावली को बताया है और साथ में ये भी बताया है कि कैसे वो शासक बने। इनके समय में जो हर्षवर्धन है उनके समय में चाइना से एक तीर्थयात्री आए थे जिनका नाम क्या था? श्वेनसांग, इन्हीं को वेनसांग कहा जाता है। ये क्वेश्चन खूब बनता है। ठीक है, कौन आया था? वेनसांग। किसके समय में आया थे? तो हर्षवर्धन के समय में आए हुए थे। आगे देखिए काफी लंबे टाइम पीरियड तक ये हर्षवर्धन के दरबार में रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात होता क्या था पहले ना कि जो बड़े बेटे हुआ करते थे वही हायर बनता मतलब कि उत्तराधिकारी या हायर बना करते थे किसी भी वंश के। लेकिन अब देखिए यद्यपि जो हर्षवर्धन है वो बड़े बेटे नहीं थे अपने पिता के, बावजूद इसके वो शासक बने। क्यों? क्योंकि उनके पिता और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मजबूरी में इनको थानेश्वर का शासक बनना पड़ा। ठीक है, तो थानेश्वर अभी हमने मैप में देखा था ना, वही है थानेश्वर। आगे देखिए इनकी एक बहन थी जिनका नाम था, क्या नाम था? राजश्री। पहले एक गुटखा आया करता था राजश्री, याद है कि नहीं? मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है, राजश्री एक गुटखा आया करता था, तो उसी से को रिलेट करके याद रखिएगा कि हर्षवर्धन की एक सिस्टर थी जिनका नाम था राजश्री। इनके बहन यानी मतलब कि इनकी जो बहन के पति हैं बहनोई कन्नौज के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन की बहन जिनका नाम था राजश्री, उनके पति अर्थात हर्षवर्धन के बहनोई ये कन्नौज के शासक हुआ करते थे। कन्नौज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ही वंश के जो शासक हैं वो उस कन्नौज पे कब्जा करने के लिए मरे जा रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के जो बहनोई हैं ये कन्नौज के शासक थे। ठीक है, बंगाल का एक शासक था, तो कन्नौज अपने यूपी में है, बंगाल पता ही है कहाँ पे है, ममता दीदी जी भी जहाँ की। तो याद रखिएगा
बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था? शशांक। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बंगाल का एक शासक था शशांक। इसने जो है राजश्री के पति को क्या किया? धोखे से मार दिया। ठीक है, तो जब उन्होंने उसको धोखे से मार दिया तो अंततः राजश्री अकेली हो गई और जो हर्षवर्धन है उन्होंने कन्नौज के मतलब कन्नौज और उसके साथ साथ अपना जो थानेश्वर है दोनों पे ही शासन किया, अर्थात कन्नौज को भी इन्होंने अपने अधीन शामिल कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया? बदला लेने के लिए, शशांक से बदला लेने के लिए बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन शशांक तो फुर्र हो गया था, भाग गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज दोनों का ही शासक बना। कैसे शासक बना ये मैंने आपको कहानी बता दी। आगे देखिए मगध, तो मगध हम सभी जान रहे हैं, द्वितीय नगरीकरण मगध से ही मतलब कि शुरू हुआ ये माना जाता है। तो मगध और संभवतः बंगाल की जो है उसको भी जीत करके उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता हासिल की उतनी सफलता अन्य जगहों पे उनको प्राप्त नहीं हुई, अर्थात उन्होंने मगध को भी जीत लिया, पूर्व में और जो इलाका था उसको भी जीत लिया और काफ़ी सफल योद्धा या काफ़ी सफल शासक के रूप में ये जाने गए। लेकिन आगे देखेंगे आप कि आगे उनको ये जो सफलता है वो हमेशा नहीं मिलती रही, खास तौर से दक्षिण भारत में। आगे देखिए, जब इन्होंने सोचा कि चलो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा सफल हो चुके हैं, अपना जो राज्य है उसको हम लोग दक्षिण भारत में विस्तारित करते हैं, तो आप देखिए जब ये नर्मदा नदी को पार कर रहे थे, ठीक है, दक्कन की ओर बढ़ने के लिए, तब पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के शासक थे इन्होंने इनको रोक लिया। किसने रोक लिया? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकंड, हाँ शायद यहाँ पे कोई मैप दिया हो, यहाँ पे तो नहीं दिया है, स्टार्टिंग में जो मैप दिया है वहाँ पे हम देखते हैं। एक सेकंड, इसमें भी दरअसल मैप में वो दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट समझे रहिए, मैप में नहीं दिया है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं आगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, उन्होंने इनको दक्षिण भारत में आक्रमण नहीं करने दिया, नर्मदा नदी के तट पर ही रोक दिया। ये पॉइंट याद रखना है आपको। फिर देखिए यहाँ पे ना दक्षिण भारत के कुछ शासक दिए गए हैं, जैसे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। इनकी जो प्रशस्तियां यानी कि इनकी प्रशंसा में लिखे गए जो खंड हैं वो। पहले क्वेश्चन देखिए कि जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हैं इनकी प्रशस्ति की रचना किसने की? जैसे हमने देखा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का था, उसकी रचना हरिशरण ने की थी, वैसे ही चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय वो भी प्रतापी शासक ही रहे हैं। देखिए ना, मतलब कि हर्षवर्धन को रोक दिया कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, पीछे लौटो। तो वैसे ही इन्होंने भी तो अपने दरबार में कवि वगैरह रखा होगा कि चलो हम जब मतलब कि हमारे शौर्य की गाथा तुम गाना। तो आपको बताना है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति जो है उनकी प्रशंसा में काव्य किन्होंने लिखे? क्या हरिशरण हो जाएंगे, रवि कीर्ति, बाणभट्ट या फिर कालिदास? तो आप ध्यान से देखिए, ये रवि कीर्ति हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन का जो है एक सेकंड, पता नहीं कैसे पिनिए चली जाती है। देखिए बाणभट्ट तो किससे संबंधित है? हर्षा से संबंधित है। हर्षाइट मीन्स हर्षवर्धन का जो चरित्र है, हर्षचरित, वो इन्होंने लिखा था बाणभट्ट ने। ठीक है, हरिशरण का हमने देख लिया, प्रयाग प्रशस्ति लिखा। रवि कीर्ति का याद ही रखिएगा। कालिदास तो अपने नाटकों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, इनसे भी अभी क्वेश्चन बनेगा। इनके जो नाटक रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण और जो शासक वगैरह हुआ करते थे उनके बोलने की जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत थी, लेकिन जो अन्य आम वर्ग और जो महिलाएं हुआ करती थी वो प्राकृत भाषा बोला करती थी। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम में बनता है। प्रशस्ति जो है वो तो समुद्रगुप्त का है, ठीक है, लेकिन जो रवि कीर्ति हैं इन्होंने हाँ मतलब कि किसका? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का जो मतलब कि लेख है वो लिखा या उनके बारे में प्रशस्ति लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे और यहाँ अन्य जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। जैसा भी मैंने बता ही दिया कि कालिदास के जो नाटक है उसमें राजा और ब्राह्मण ये कौन सी भाषा बोलते थे? तो राजा और ब्राह्मण ये भाई संस्कृत बोला करते थे। ठीक है, बाकी जो महिलाएं हैं और जो अन्य आम वर्ग के लोग हैं वो लोग प्राकृत लैंग्वेज यूज किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी में। तो ये देखिए पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब देखिए मैं देखिए अगर हम चाहें ना तो आपको पूरा जो प्राचीन इतिहास है उसके एक एक पॉइंट्स, एक एक सेगमेंट को आपको बताते चलें, लेकिन वो ना बहुत सारा बर्डन हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बस वही पॉइंट्स देख लेने हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा डीप में जा करके
घुसने की कोशिश मत करिएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है क्लास 6 ये बच्चों की पुस्तक है और बच्चों को ना बहुत सरफेस पे चीज़ें बताई जाती हैं। अभी बच्चे सिर्फ सीख लें कि हाँ, इस तरह की कोई घटना हुई थी। बाकी फिर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही बहुत सारी बातें हो सकती हैं जानने के लिए। अगर पता चला कि आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो उस शासक के बारे में एकदम डिटेल में आपको घुस-घुस के पढ़ा रहे हैं, तो केवल और केवल आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? आपको देखिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आपको ये जानना है कि हमें एग्ज़ैक्टली क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतिहास जो है ना, वो अथाह सागर है। आप उसमें जितना डूबते मतलब कि जितना जो है गहराई तक जाते जाएँगे, उतना ही आपको लगेगा कि अरे यार, अभी तो और गहरे में जाना बाकी है, ठीक है? तो वहाँ मत जाइए, अपना समय मत बर्बाद करिए। आप केवल और केवल एनसीईआरटी में जो सरफेस पे चीज़ें दी गई हैं उनको पढ़ लीजिए, ठीक है? तो बस उससे ही आपका काम चल जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसी वजह से हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो बेसिक और सतही चीज़ें देखते हैं, बहुत डीप में घुस करके आपको बताने की कोशिश नहीं करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। और इसी बात पे अगर वीडियो समझ आती है तो हाइप ज़रूर कर दीजिए, लाइक वाइक करके कमेंट भी कर दिया करिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन आए। तो देखिए, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय जो है ये सब दक्षिण भारत के शासक रहे हैं। अब उत्तर भारत, दक्षिण भारत ये तो आपको समझ आता ही होगा, ठीक है? अपने भारत देश का नक्शा देखिए, उत्तर में जो है वो सब उत्तर भारत हो जाएंगे, दक्षिण में जो है वो सब दक्षिण भारत हो जाएंगे, ठीक है? तो दक्षिण भारत के जो शासक हैं उसमें आपको पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय, ये 3 महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलेंगे। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस काल में पल्लव और चालुक्य ये जो है ना वो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभर रहे थे। कौन कौन? पल्लव और चालुक्य। तो जिस समय भारत देश में, उत्तर भारत में हर्षवर्धन जो है वो अपना विस्तार कर रहे थे, उसी समय आप देखिए दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य जो है वो अपने चरम पर थे, ठीक है? याद रखना है, पल्लवों की जो राजधानी है वो क्या थी? कांचीपुरम। और इन्होंने अपने कांचीपुरम यानी अपने राजधानी के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के जो दक्षिण भारत की नदी है कावेरी नदी, उसके डेल्टा तक अपना जो साम्राज्य है वो फैला के रखा हुआ था। ध्यान रखिएगा कि पल्लवों का जो साम्राज्य है उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। वहीं जो चालुक्य हैं इनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित था। तो याद रखना है कि चालुक्यों का जो राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य, ठीक है? फिर देखिए, जो चालुक्य शासक हैं इनकी राजधानी क्या है? ऐहोल। पल्लवों की हमने देखा कांचीपुरम है, या उसको कांची भी कहा जाता है। वहीं चालुक्य जो है ना, इनकी राजधानी थी ऐहोल, ठीक है? ये सब ना मिलान करने के लिए आता है। तो आप एक नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स में आप क्या करिए, एक साइड राजधानी लिखिए, एक साइड राज्य का नाम लिखिए, ठीक है? तो पल्लव जो है, एक साइड पल्लव लिखा, फिर फटाक से सामने लिख दीजिए कांची या कांचीपुरम। वैसे ही फिर आप देखिए चालुक्य लिखिए, चालुक्य के जस्ट सामने क्या लिख दीजिए, क्या है इनकी चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल, ठीक है? क्या लिखिए? ऐहोल, ऐसे, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें लिखेंगे तब जाके चीज़ें समझ आएंगी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि यद्यपि स्टार्टिंग में जो ऐहोल है ना, वो एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया। और उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे कई सारे मंदिर वगैरह भी बना दिए गए। फिर पल्लव और चालुक्य ये एक दूसरों की सीमाओं का हमेशा ही अतिक्रमण करते रहते थे। जैसे अभी आप देखिए पाकिस्तान और इंडिया के मध्य, चाइना स्पेशली जो है, चाइना और इंडिया के मध्य देखिए, चाइना हमेशा ही एग्रेसिव मोड में रहता है। वो हमेशा ही कितना ज़्यादा जो हिस्सा है इंडिया का वो अपने में शामिल कर ले, इसी में रहता है। जैसे आप देखिए कई सारे ज़िले जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं, उसको चाइना हमेशा ही अपने मैप में दिखाता रहता है। तो ये सब क्या है? ये वही चीज़ें हैं जो पहले भी चली आ रही थी। जैसे चालुक्य जो है और पल्लव, ये दोनों ही एक दूसरे की सीमा का हनन करते रहते थे। उसकी सीमा को वो अपना बना लेते थे और ये लोग भी उनकी सीमा को अपना कहते थे, नहीं ये हमारा है, वो कहते थे ये हमारा है। जैसे अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मसला, ठीक है? चलिए, और सबसे बड़ी बात, जब ये लोग आक्रमण किया करते थे तो हमेशा ही राजधानियों यानी कैपिटल्स को ही निशाना बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि राजधानियां समृद्ध शहर हुआ करती थी। अभी आप देखिए दिल्ली, यद्यपि अभी दिल्ली तो विश्व गुरु बन गया है प्रदूषण के मामले में, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन सामान्य तौर पर जो राजधानी होती है, जैसे मुंबई देखिए हमारी वित्तीय राजधानी है, तो वो काफ़ी मतलब कि वहाँ पर रहने वाले लोग भी काफ़ी धनी हैं। अरबपतियों की जब सूची जारी होती है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा अरबपति निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो राजधानी शहर होता है वो काफ़ी समृद्ध होता है, और यही कारण था कि पहले जो शासक हुआ करते थे वो राजधानियों पर ही अटैक किया करते थे, ठीक है? फिर देखिए, यहाँ पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया जा रहा है, जो कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। याद रखना है आपको इनके बारे में। हमें इनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा लिखा गया जो ऐहोल प्रशस्ति है वहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है? तो रवि कीर्ति ने जो प्रशस्ति लिखी वो ऐहोल है, और नाम मतलब कि किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखेंगे,
पुलकेशिन द्वितीय जो है ना, इनको ये जो साम्राज्य मिला हुआ था, ऐसा नहीं है कि इनके पिता से मिला था, नहीं, इनके चाचा से मिला था, अर्थात भतीजे को साम्राज्य मिला हुआ है। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो रवि कीर्ति है ना, जिन्होंने मतलब कि ऐहोल अभिलेख लिखा हुआ है, उसमें इन्होंने बताया कि पुलकेशिन द्वितीय पूर्व तथा पश्चिम। अब पूर्व और पश्चिम ये सब तो समझ आता ही है, इतने साल इतने टाइम से आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो पूर्व क्या है, पश्चिम क्या है, ये सब तो आपको समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ये सारे पॉइंट्स भी बता रखे हैं। तो जो पूर्व और पश्चिम दोनों ही समुद्र तट है, उस साइड इन्होंने अपने अभियान वगैरह चलाए। इसके अलावा इन्होंने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का मतलब आनंद होता है। देखिए इन्होंने ना उनके बारे में किस तरह से पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बेइज्जत भी करना है इज्जत के साथ, यही चीज़ें होती हैं कि हर्षवर्धन जो है, यद्यपि हर्ष का मतलब होता है आनंद, लेकिन कवि कहते हैं कि जिस क्षण, यानी कि जब हर्ष जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए, तब वो हर्ष नहीं रह गए, यानी कि फिर उनके अंदर ये जो खुशी वाली बात थी वो खत्म हो गई। ठीक है, आगे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। समझ रहे हैं, पुलकेशिन द्वितीय का प्रताप देखिए। इधर उत्तर भारत में उन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया, दक्षिण भारत में उन्होंने पल्लव शासक को भी पराजित किया, और पल्लव शासक जो है वो कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाकर के उनको छिपना पड़ गया। ठीक है, फिर देखिए, यद्यपि इन्होंने बहुत मतलब कि जीत वगैरह हासिल कर ली, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए थी, बहुत ज़्यादा टाइम तक इनका जो ये जो जीत का सिलसिला है वो जारी नहीं रहा। बहुत ही कम समय में इनका ये जो साम्राज्य विस्तार है वो समापन की ओर आ गया। आगे देखिए, धीरे धीरे, अब देखिए, दो लोग अगर हमेशा ही लड़ते रहेंगे तो अक्सर ना शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, और इसका फ़ायदा तीसरा वाला उठा लेता है। अक्सर रिलेशनशिप में देखिए, अब वैसे तो राजा रानी की कहानी बहुत देखते हैं, उसमें मज़ा नहीं है। असली मज़ा तो तब है जब आप अपनी रियल लाइफ से उसको जोड़ करके देखें। जैसे कोई कपल है, ठीक है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ रहे हैं, तीसरा कोई ताक लगाए बैठा हुआ है कि बस इससे अगर ये छुट्टी मिल जाता तो हमारा अपना नंबर आ जाता, तो आप देखेंगे कि उन दोनों की लड़ाई में जो तीसरा है ना, वो आकर के अपना मज़ा मान ले जाएगा। ठीक है, यानी कि दो लोगों के झगड़े में उन लोगों का जो संबंध है, जब वो कमज़ोर होगा तो तीसरे वाले के आने का जो रास्ता है वो अपने आप ही खुल जाता है। तो वही वाली कहानी यहाँ हुई कि जब चालुक्य और पल्लव आपस में हमेशा ही लड़ते रहे तो आज नहीं तो कल उनकी शक्ति कमज़ोर हो ही जाएगी। अंततः वही हुआ, ये इन दोनों ही लोगों की शक्तियाँ कमज़ोर हुई। पल्लव और चालुक्य को अंततः कौन, तो राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जैसे क्रोनोलॉजी में अगर पूछ लें तो आप याद रखिएगा कि पल्लव और चालुक्य प्राचीन है, राष्ट्रकूट और चोल वंश बाद में आए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पल्लव और चालुक्यों को अंततः किसने समाप्त कर दिया, राष्ट्रकूट और चोल वंश ने। ठीक है, तो इन लोगों से, यद्यपि यहाँ दिया नहीं गया, मैं आपको बता दे रही हूँ, चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी, राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है विंध्य शक्ति ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखेंगे, क्लास 7 में इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार में दिया गया है, राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में। ठीक है, चलिए, यहाँ पे दे दिया गया है कि ये जो दक्षिण भारत के शासक थे, ये लोग अपना प्रशासन वगैरह कैसे किया करते थे। तो सबसे बड़ी बात, इन राज्यों का जो प्रशासन है वो कैसे काम करता था, तो पहले के जो शासक है उन्हीं की तरह इन राजाओं ने भी कम से कम भूमि टैक्स जो है वो वसूला। ठीक है, भूमि टैक्स वसूलने से इन्होंने भी पीछे हटने वाला काम नहीं किया, यानी कि जो भूमि से लिया जाने वाला कर है उसको इन्होंने लिया। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो गांव हुआ करती थी। आज भी देखिए ना, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही है। गांव में ही देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं कि हमारा जो सरकार है वो 3 लेवल पे काम करती है, तो तीसरा लेवल जो है सबसे निम्न लेवल होता है गांव की पंचायतें। तो वही तो है कुल मिला करके, उस समय भी गांव ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, आज भी वही कंडीशन है। फिर देखिए, धीरे धीरे कई तरह के नए नए बदलाव आते हैं। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या फिर सैन्य शक्ति रखने वाले का जो समर्थन है उसको जुटाने का बहुत सारा प्रयास किया। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब ये सारे एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन खूब बनता है, तो इसको ना एक बॉक्स बना करके समझ लीजिए। ठीक है, कि एकदम इसको रट जाना है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बदलाव हुए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो पद हैं वो आनुवंशिक बन गए। आनुवंशिक मतलब क्या होता है कि जो काम पापा करते थे वो बेटा भी करने लगा, बेटा जो काम कर रहा है उसका भी आने वाला जो बेटा है वो वही काम करेगा, बेटा बेटी जो भी हो। हालांकि पहले महिलाओं को कौन सा ही राजकाज में भाग दिया मतलब भाग लेने देते थे। हालांकि इंटर में एक पॉइंट दिया गया है, लेकिन यहाँ बताने का कोई लाभ नहीं है, जिस वजह से नहीं बताते उसको।
तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये जो पद हुए हैं सब किसको मिले हैं, पुरुषों को ही मिले हैं, ठीक है। तो महिलाओं के बारे में तो सोचना ही बेकार बात है। तो आप देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद हैं वो आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि जो कवि हरिशेन है ये अपने पिता की तरह ही महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे, ठीक है। यानी कि जो इनके कवि थे हरिशेन, ये महादंडनायक के पद को भी सुशोभित कर रहे थे। और ये जो महादंडनायक का पद है वो इन्हें आनुवंशिक तौर पे मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी जो है यहाँ पे महादंडनायक का काम किया करते थे, ठीक है। तो आनुवंशिक पद हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए महादंडनायक कौन बनाए गए? हरिशेन। आगे देखिए, फिर आपसे कह रहे हैं कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम कर लिया करते थे। मतलब ऐसा लोगों इतना काम करने वाले लोगों की कमी थी कि एक ही व्यक्ति को कई सारे पद दे दिया करते थे, ठीक है। जैसे हरिशेन ये यद्यप महादंड नायक तो थे ही, उसके साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री के पद को भी शोभित कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों के भी मंत्री थे। तो आपको याद क्या रखना है कि जो हरिशेन है वो कौन कौन से पद को सुशोभित कर रहे थे? एक कवि तो थे ही, इसके साथ साथ महादंड नायक थे, कुमार अमात्य थे और संधि विग्राहक यानी कि युद्ध और शांति के विषय के मंत्री। अब याद ये भी रखना है कि संधि विग्राहक का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखना है कि युद्ध और शांति से संबंधित जो मंत्री थे वो, ठीक है। और कुमार अमात्य मतलब क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट मंत्री। आगे देखिए, कह रहे हैं कि संभवतः वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसमें प्रमुख व्यक्तियों का काफी बहुत बोलबाला था, जैसे नगर श्रेष्ठी। अब याद रखना है कि नगर श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है? नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी। याद रखना है कि मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी को क्या कहा जाता था? नगर श्रेष्ठी कहते थे। बहुत ये क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैं इतना ज्यादा प्रेशर दे के बता रही हूँ। फिर देखिए सार्थवाह, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, यानी कि व्यापारियों के काफिले का जो नेता हुआ करता था उसे कहा जाता था सार्थवाह दक्षिण भारत में। फिर देखिए प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य जो शिल्पकार हुआ करते थे उन्हें कहते थे प्रथम कुलिक। और कायस्थ यानी कि जो लिपिक के प्रधान होते थे उन्हें कहा जाता था कायस्थ। ये डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन जाता है, इस वजह से याद रखना है कि नगर श्रेष्ठी जो है ये मुख्य बैंकर हुआ करते थे, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले के नेता थे, प्रथम कुलिक ये मुख्य शिल्पकार थे और जो कायस्थ हैं वो लोग लिपिकों के प्रधान हुआ करते थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम रट लीजिए। फिर देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कुछ लोग प्रभावशाली होते गए। एक नए प्रकार की सेना रखी गई, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ राजा पहले की तरह ही वैसे ही सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें रात, हाथी, घोड़े ये सारे पॉइंट्स हुआ करते थे। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए आवश्यकता पड़ने पर कुछ सेना नायक भी हुआ करते थे। और ये जो सेना नायक है उनके बारे में बता रहे हैं कि कुछ सेना नायक होते थे जो कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे, ठीक है। तो ये सेना नायक कौन है? तो ये लोग ऐसे सैनिक हैं जो कि जब भी ज़रूरत पड़ती थी तब शासक को यानी कि राजा को सेना देते थे। आगे देखिए, इन जो सेना नायक है ना, इनको कोई भी नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता था, नहीं, इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं थी, महीना पूरा हुआ तुमको सैलरी मिलेगी, ऐसी बात नहीं थी। बदले में इनको मिलता क्या था? अगर ये शासक जो है मतलब कि जो सेना नायक हैं ये शासन में मदद कर रहे हैं, समय समय पर सेना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ तो इनको मिलता ही होगा। तो हाँ, मिलता था। क्या मिलता था? भूमि का टुकड़ा मिलता था। और उस भूमि का जो टुकड़ा है उससे जो भी टैक्स वगैरह मिलता था वो इनका हुआ करता था, वो शासक को नहीं मिलता था अर्थात राजा को नहीं मिलता था। और इसी पैसे से ये लोग सेना और घोड़ों की देखभाल करने का काम करते थे। तो ये सेना नायक का पद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार वगैरह भी जुटाते थे। और इस तरह के जो व्यक्ति है ना वो सामंत कहलाते थे, ठीक है। क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जब भी कभी केंद्रीय सत्ता यानी कि मेन जो शासक हैं, मेन जो राजा हैं वो कमजोर हुआ करते थे तो ये सामंत फिर अपनी स्वतंत्रता जो है वो घोषित कर देते थे, कहते थे नहीं अब हम खुद ही शासक हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों की सभाएं हुआ करती थी, उन्हें आप देखिए। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। किसके अभिलेख में चर्चा की गई है? तो जो पल्लव थे उनकी, ठीक है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जिन्हें सभा कहा जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण भारत में पल्लवों के समय काल में सभा क्या थी? तो सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन हुआ करता था, ठीक है। और ये जो सभाएं हैं ये उप समितियों के जरिए क्या क्या काम करती थी वो भी देखिए। सिंचाई, खेती बाड़ी और इससे जुड़े हुए जो अन्य काम हैं, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख, ये सारे काम क्या करती थी?
यहाँ जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, ये देखिए ऐसे भी बहुत से इलाके थे जहाँ पे भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ एक सभा हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? उर। ये देखिए ध्यान से कि वहाँ पे उर नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है, ठीक है। फिर देखिए जो नगरम है, ये शब्द भी याद रखना है, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। याद रखना है इन सब बातों को, उर क्या है, नगरम क्या है, ये सब क्वेश्चन बन जाता है। संभवतः इन सभाओं पर धनी और जो शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारी थे वही लोग नियंत्रण किया करते थे और बहुत से स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, ये भी जानकारी हमें मिलती है। आम लोग कौन थे उस जमाने के तो ये भी देख लीजिए, जैसे हम और आप, हम और आप अभी के आम लोग ही तो हैं, ठीक है। कौन सुनता है यहाँ हमारी चलिए फिलहाल के लिए कह रहे हैं कि जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक जो हमें नाटक वगैरह हैं उनसे देखने को मिलती है, खास तौर से उस समय मतलब जो कालिदास हैं उनके द्वारा लिखे गए जो नाटक हैं उनसे। चलिए देखते हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो कालिदास है ना, ये अपने नाटक में राज दरबारों के जीवन का चित्रण मतलब किए हैं और इसी के लिए इनको प्रसिद्धि भी मिली है। रोचक बात क्या है कि राजा और अधिकांश जो ब्राह्मण है वो इन नाटकों में संस्कृत भाषा यूज करते हुए दिखाए गए हैं, जबकि अन्य लोग और जो फीमेल्स थी वो बेचारी प्राकृत बोला करती थी, ठीक है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। याद है ना, पढ़ा तो होगा ही। जिनके पुत्र हुए थे, भरत शेर के दांत गिन रहे थे, जिनके नाम पे भारत का नाम मतलब भारत देश का नाम भारत पड़ा, इस तरह की बातें आती हैं सामने। तो पूछ लें अभिज्ञान शाकुंतलम किनका का मतलब कि किनकी रचना है, तो याद रखिएगा कालिदास जी की है, ठीक है। इस नाटक यहाँ पे ना एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है कि कैसे मतलब कि एक बेचारा मछुआरा रहता है, उसको मछली के पेट से एक अंगूठी मिल जाती है और उस अंगूठी को जब वो सोचता है कि चलो मैं इतनी महंगी अंगूठी को क्या ही करूँगा, तो राज दरबार में ले जाता है। तो सैनिक उसके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं कि तुमने चोरी वगैरह की है वगैरह वगैरह। फिर जब मतलब कि राजा के पास जाते हैं तो राजा देख कर तो बहुत खुश हो जाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब दिया गया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मेरा जो मेन काम है वो कहानी बताना नहीं है आपको, मेरा काम है कि आप वो पॉइंट्स जानें जो एग्जाम में बनते हैं। अब ये देखिए, कुछ लोग सोचते होंगे ना अन्यत्र ये विदेशों की बातें हैं, हमें क्यों पढ़ना, हमसे कौन सा पूछेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैं अन्यत्र वाला पॉइंट आपको जरूर बताती हूँ। चलिए, थोड़ा सोच रही हूँ कि ऐड वगैरह कर लूँ, तो ऐड में भैया याद रखिए डेली 11 बजे क्लास होती है, आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करके और एक बार एनसीईआरटी को पढ़ करके सीटेट का एग्ज़ाम धुआं कर देंगे, ये मेरा 100% गारंटी है, बशर्ते ईमानदारी से पढ़ेंगे तो, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ही ओपन है, वहाँ पे कमेंट करके कन्फ्यूज़न को पूछ सकते हैं। अभी मैंने अपने सोशल मीडिया वगैरह को बंद करके रखा हुआ है, तो इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वहाँ मुझसे कनेक्ट करिए, क्योंकि अभी ऑफ ही है। कब तक ऑफ रहेगा, तो जब तक एग्ज़ाम वगैरह आप लोगों का नहीं हो जाता तब तक वो बंद ही रहेगा, उसके बाद फिर अपना मतलब ऑन करेंगे ही। तो ध्यान से सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ मैं आपको बताते चलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, उसको ध्यान से देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए और एनसीईआरटी को एक बार रीड कीजिए, ठीक है। मैंने खुद नोट्स भी देना स्टार्ट किया हुआ है, तो क्लास 6 का पॉलिटी का नोट्स दिया है, क्लास 6 का ज्योग्राफी का नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। क्लास 7 अभी हिस्ट्री खत्म ही होने वाली है, तो हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का भी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो हाइप तो ज़रूर ही कर दिया करिए, हाइप करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, हमारा फ़ायदा होता है कि हाँ अन्य लोगों के पास भी वीडियो का रिकमेंडेशन जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ काम के पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। और मैंने 2018, ठीक है, 2019 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ 60 के 60 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, इसी चैनल पे सब पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अन्यत्र में आपको क्या देखना है, कह रहे हैं कि आप जाकर के मैप में अरब वाला इलाका खोजो, तो आप मैप को खोलिएगा तो वहाँ पे देखिएगा अरब वाला इलाका ऐसे करके दिखाया गया है, ठीक है। एशिया में ये है, पश्चिम एशिया में। कह रहे हैं कि मरुभूमि होते हुए भी, मरुभूमि इट मीन्स मतलब कि रेगिस्तान होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा है, ठीक है। दरअसल अरब व्यापारी और नाविक ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करी मतलब किया है। अरब में रहने वाले जो लोग थे ना वो क्या थे, बेदुइन, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, लोग सोचते हैं ज्योग्राफी से बना हुआ है, देखिए हिस्ट्री में दिया है, ठीक है। जो कि घुमक्कड़ कबीले के लोग थे। तो घुमक्कड़ क्या होता है, जो एक जगह पे टिक करके नहीं बैठते हैं, हमेशा अपना घूमते रहते हैं, चरवाहा टाइप का समझ लीजिए। और ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे, मजबूरी है, ऊँट ही है जो रेगिस्तान में आराम से जी सकते हैं।
फिर देखिए आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद जो है ये अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत करने का काम करते हैं। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को ही सर्वोपरि माना है। तो ध्यान रखिएगा, इस्लाई धर्म सॉरी ईसाई, मुस्लिम धर्म और साथ में जो यहूदी धर्म है ना, ये लोग तीनों ही लोग एक ही तरह का जो है धर्म फॉलो करते हैं, बस थोड़ा पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग है। आगे देखिए, इस्लाम धर्म की पवित्र जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? कुरान है। और कुरान का यहाँ पे एक अंश दिया गया है और आप इसको खुद से पढ़िएगा। यहाँ पे दिया है, अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया। आज हमारे यहाँ देखिए कितनी सारी जनसंख्या है जो इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। ठीक है, हमारे गाँव में तो बहुत सारे लोग हैं। आगे देखिए, अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी लेकर के आए। ठीक है, अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले विंध्या, जो कि आज के पाकिस्तान का वाला इलाका है, उसको जीत लिया था। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। खत्म हुआ इतिहास वाला सेगमेंट। और ये देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे आज से 1700 साल पहले गुप्ता वंश की शुरुआत हुई और हर्षवर्धन का जो शासन है वो आज से 1400 साल पहले का है। फटाफट MCQ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉलिटी पे। हमें लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, उसके पीछे का कारण है कि 30 MCQ हमने शामिल किया है। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं दक्षिण भारत में जो राज्य हैं यानी कि सभा, ये क्या हुआ करती थी? तो हमने अभी देखा कि ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उसे क्या कहा जाता था? मतलब कि सभा कहा जाता था। मैंने आपको बहुत अच्छे से कहा कि इसको याद रखना है। प्रथम कुलिक का क्या अर्थ होता था, आपको ये बताना है। तो प्रथम कुलिक का अर्थ होता था मुख्य शिल्पकार। अभी हम लोग वहाँ पे देख के आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करते। यहाँ देखिए, चीनी यात्री फाशियान, ठीक है, ये जो है पॉइंट था, छुटा गया क्या? एक सेकेंड, फिलहाल के लिए बता देते हैं ऐसे ही। वहाँ पे एक ऐसे बॉक्स करके कहानी टाइप का दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो चीनी यात्री फाशियान, जिन्हें हम लोग वेनशांग कहते हैं, इनके अनुसार अछूत माने जाने वाले लोगों को शहर में प्रवेश करते समय क्या क्या सामना करना पड़ता था। तो ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री जो मतलब कि ये आए थे वेनशांग, इन्होंने इस तरह की बातें बताई हैं कि उस समय एक अछूत नाम का मतलब कि एक जाति हुआ करती थी। जाति क्या थी? ऐसा ही समझ लीजिए कि कुछ लोगों को अछूत मान लिया जाता था, जैसे जो लोग चमड़े वगैरह का काम करते थे या अन्य इस तरह के काम, जिसे तथाकथित उच्च वर्ग के लोग निम्न दृष्टि से देखते थे। तो उनके साथ बड़ा ही गंदा व्यवहार किया जाता था इनके द्वारा, अर्थात दुर्व्यवहार किया जाता था। और वो बेचारे अगर गांव में आते थे ना, तो उनको अपने सामने एक तो ये होता था कि वो अपने पीछे झाड़ू लगा के चलते थे, ताकि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो रास्ता साफ रहे। ठीक है, और दूसरा एक डंडा लिए रहते थे, उस डंडे से ठक ठक करते हुए चलते थे, ताकि अगर उनके आगे कोई हो तो वो हट जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि उस अछूत व्यक्ति की परछाई पड़ जाए और उससे भी वो लोग दूषित हो जाएं। इतनी घटिया रीति कहाँ हो सकती थी? छी। चलिए, फिलहाल के लिए जिस तरह का जो वर्णन है वो आप देख लीजिए। तो याद रखिएगा कि लकड़ी के टुकड़े पर चोट करनी पड़ती थी ताकि लोग हट जाएं, परछाई का भी स्पर्श ना होने पाए। तो चलिए आगे देखेंगे। और उसी तरह के हिंदू राष्ट्र की कल्पना आजकल लोग कर रहे हैं, समझ जाओ भैया हिंदू राष्ट्र वालों। अब जो देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने से ना केवल और केवल तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों को ही फायदा है। जो निम्न वर्ग के साधारण आम लोग हैं उनके साथ तो बहुत अन्याय होने वाला है। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो झूठा कोरी कल्पना है उसको छोड़ दीजिए। फिलहाल के लिए आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ये आपको बताना है। तो हरिशेन ये महादंड नायक थे, तो हाँ बिल्कुल महादंड नायक थे। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर हुआ करते थे, एकदम सही बात है। सार्थवाह ये व्यापारियों के काफिले का नेता हुआ करते थे, सही बात। लेकिन जो संधि विग्राहक है ये भैया युद्ध और शांति के जो है नेता होते थे, तो यही वाला गलत है। ठीक है, लास्ट नहीं है, 15 क्वेश्चन है इतिहास के। कह रहे हैं सेना नायकों यानी सामंतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए, उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। मैंने आपको बताया था कि उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता था, उनको क्या दिया जाता था? भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जिससे वो लोग टैक्स वगैरह वसूल करते थे। तो ये तो गलत है पहला वाला। दूसरा सही हो जाएगा कि उन्हें भूमि दान दिया जाता था, जिससे टैक्स वसूलते थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, किस वंश ने पल्लव और मतलब कि चालुक्यों के शासन को समाप्त कर दिया? तो हमने आपको बताया ना कि दो लोगों के झगड़े में तीसरा मजा मार ले जाता है। तो पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट और चोलों ने समाप्त किया। तो राष्ट्रकूट और चोल कहाँ दिए हैं? ऑप्शन बी में, ये देखिए। आगे देखिए, कह रहे हैं राजा की सेना के रास्ते में पड़ने वाले गांव
वाले राजा को क्या उपहार देते थे, तो उसी में ना एक ऐसा छोटा सा बॉक्स दिया गया है, उसी में राजा जब निकलते थे तो उनके निकलने को ही शोभा यात्रा मान लिया जाता था, वो बताया गया है। और जहाँ पे वो ठहरते थे वहाँ पे लोग आकर के उनको कुछ दान वगैरह दिया करते थे। कहानी टाइप का है, इस वजह से मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। हाँ, क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता दे रही हूँ ना कि क्या चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन में बन सकता है। तो याद रखिएगा, शासक को दही, गुड़ और फूल वगैरह ला करके आम लोग दिया करते थे। लास्ट क्वेश्चन है इतिहास का कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ हुई, तो हमने अभी देखा कि अरब में, किसके द्वारा, मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा। आज से 1400 साल पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी में जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए कि लोकतंत्र में सरकार शब्द का तात्पर्य आमतौर पर सरकारी विभागों और विभिन्न मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं, और इस विशिष्ट समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है ना, हमारे यहाँ जो भारत की सरकार है वो 3 लेवल्स पे काम करती है। सबसे उच्च पे कौन है, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार। दूसरे पे है हमारी राज्य सरकारें। ठीक है, तीसरा जो लेवल है वो है स्थानीय प्रशासन, यानी कि पंचायत वगैरह। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। केंद्र सरकार के जो काम करने का तरीका है, वो जो केंद्र का सदन होता है उसमें एग्जैक्टली उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, कौन कौन से, तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, आज भी बता रही हूँ। लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन हमें आज जो देखना है वो राज्य सरकार के बारे में देखना है। तो राज्य सरकार जो है, इनका जो कार्य करने वाला जगह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं, विधानमंडल। और इसी विधानमंडल के जो अंग हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो जो विधानमंडल है, विधानमंडल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके भी 3 अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो राज्य हैं उनमें आपको 2 ही अभिन्न अंग देखने को मिलेंगे। केवल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 3 अभिन्न अंग देखने को मिलते हैं। तो विधानमंडल के जो 3 अभिन्न अंग हैं वो जानिए। एक तो है हमारा विधानसभा। ठीक है, क्या है, विधानसभा। और दूसरा है हमारा विधान परिषद। क्या है, विधान परिषद। ठीक है, और तीसरी कौन सी है, तीसरे हैं हमारे राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। याद रखेंगे कि नहीं, विधानमंडल के 3 अभिन्न अंग कौन से हैं, एक तो विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद और तीसरे हैं राज्यपाल। लेकिन जो विधान परिषद है वो उच्च सदन कहलाती है, और हर एक स्टेट में ये नहीं है, केवल ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे विधान परिषद है। और वो 6 स्टेट्स कौन से हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है, अब मुँह ताका। क्या है, अब मुँह, जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे ही लिखिएगा, अब मुँह ताका। ठीक है, याद करना है कैसे, आंध्र प्रदेश, बिहार, यम से महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश, टी से तेलंगाना और के से कर्नाटका। तो 6 हो गए कि नहीं, ये हो गए ना 6। तो ये टोटल 6 स्टेट्स हैं। अब मुंह ताका करके आप मतलब इनको याद रख सकते हैं, या अब तक मुंह करके याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे विधान परिषद है। बाकी जो अन्य स्टेट्स हैं वहाँ पे केवल और केवल दोहरा ही जो है कार्यप्रणाली चलता है। कौन कौन मिलके काम करते हैं, एक तो विधानसभा और दूसरे वहाँ के राज्यपाल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। एक चित्र देखिए, तो ये चित्र देखिए, ये जो है हमारे सरकार के 3 लेवल्स की बात करता है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊंचे पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी यूनियन गवर्नमेंट, नई दिल्ली, जो जिसका काम है नई दिल्ली से काम करना। ये स्टेट गवर्नमेंट देखिए, जहाँ भारत देश में टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। और ये है लोकल गवर्नमेंट, तो ये सब तो पंचायत वगैरह में है। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं इन्हें कि हमारी सरकारें 3 लेवल पे काम करती हैं, लेकिन आज हम लोगों को जो देखना है वो दूसरा लेवल देखना है, स्टेट गवर्नमेंट। पहला जो लेवल है केंद्र सरकार, ये क्लास 8 में पढ़ने को मिलेगा, और क्लास 6 में हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया है। आज ये हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसका क्या काम होता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चल के देखते हैं आगे जो पॉइंट्स है वो। तो यहाँ से शुरू होगा चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट समझिएगा तभी आपको पॉइंट समझ आएंगे, वरना तो आप भुला जाएंगे। जैसे देखिए, हम लोगों ने ना जो जिलाधीश होते हैं, साथ में जो चिकित्सा अधिकारी वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में तो बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन आज जो हमें देखना है वो क्या देखना है, विधायक के बारे में, यानी कि विधानसभा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, विधायक कौन है, तो यही विधानसभा में जो हमारे आपके द्वारा वोट देकर के चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वही है विधायक। हमारे यहाँ के विधायक, हम चूंकि प्रतापगढ़ से हैं, कुंडा क्षेत्र से, तो राजा भैया हैं। आपके यहाँ के विधायक कौन है, कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जो विधायक हैं इनके बारे में आगे आपको बता रहे हैं कि ये जो विधायक है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हीं का दूसरा नाम होता है एमएलए। क्या होता है, एमएलए।
एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये इसी विधान मंडल का, नहीं मंडल नहीं, विधान सभा का ही नाम होता है। ठीक है, तो एमएलए कौन होता है, समझ आ गया कि नहीं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ये हमारे विधान मंडल का निम्न सदन होता है। निम्न सदन, उच्च सदन, जैसे हमने केंद्र में बताया हुआ है कि जो हमारी संसद है उसका लोकसभा, इसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो सांसद चुन के जाते हैं वो सब हमारे आपके द्वारा चुने हुए होते हैं, लेकिन जो उच्च सदन होता है, वरिष्ठ लोगों का सदन, वो जो है क्या होता है? राज्यसभा होता है। वैसे ही हमारे यहाँ जो राज्यों का अपना विधानमंडल है उसका निम्न सदन होता है विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन होता है, जो कि हर एक स्टेट में है ही नहीं, टोटल 6 स्टेट में है ही। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, तो विधानसभा के सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं? विधायक, या इन्हीं को एमएलए कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पहले मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था जब तक मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो आपको ये सारे कन्फ्यूजन दूर करवा देती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ शब्दावलियाँ दी हैं जो कि याद रखना चाहिए, और आप इसको जाकर के खोजिएगा। आम सभा क्या है, भारत का राज्य क्या है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, बहुमत क्या होता है, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। तो ये सत्तारूढ़ दल किसे कहते हैं, विरोधी दल किसे कहते हैं, ये सब वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। ठीक है, यहाँ देखिए, जो एमएलए होते हैं ना, इनका चुनाव हमारे आपके द्वारा, यानी जनता के द्वारा किया जाता है। और ये देखिए, ये जो मतलब कि फिर वे क्या बन जाते हैं? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो जो नेताजी चुन के जाते हैं ना, विधायक कहते हैं ना, चाचा विधायक है हमारे, तो ये विधायक मतलब क्या हुआ? एमएलए हैं, अर्थात कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट पार्लियामेंट। ठीक है, क्या होंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए आगे देखते हैं। तो एमएलए वैसे ही याद रखें ना, एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इनका काम क्या है? तो ये लोग ना हमारा आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, कहाँ पे? राज्य की विधान सभा में। ठीक है, तो विधान मंडल के अंग हैं विधानसभा और विधान परिषद। मैं इस वजह से बार बार बता रही हूँ क्योंकि मैं भी एक समय बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी, तो आप भी हो सकता है कंफ्यूज हो, इस वजह से मैं बार बार बता रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए आपका। चलिए आगे देखेंगे। ये जो निर्वाचन क्षेत्र वगैरह है, ये आपको पता ही होगा कि हर एक स्टेट का अपना अपना मतलब निर्वाचन क्षेत्र होता है। आप देखेंगे कि जो ज़िले हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। गांव से देखिए, गांव में ही देखिए, जो गांव के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जिस गांव में आप रह रहे हैं केवल वहीं के रहने वाले लोग ही निर्वाचन क्षेत्र में आएंगे, नहीं। हो सकता है कि 1 2 3 गाँव मिल करके आपके गाँव का निर्वाचन क्षेत्र बनाते हों, तो इस तरह के पॉइंट्स हैं। चलिए आगे देखेंगे। जो विधायक वगैरह होते हैं, ये सब राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं। जैसे कुछ विधायक आपको देखने को मिलेंगे कि हो सकता है मतलब कि बसपा से हों, कुछ भाजपा से हों, कुछ जो हमारी सपा है उससे हो, कुछ और भी जो अन्य अन्य पार्टियां हैं उनसे संबंधित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारे जो विधायक आते हैं, क्या वो मतलब किसी न किसी पार्टी से ही होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी विधायक होते हैं जो निर्दलीय होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक होंगे, अर्थात जैसे उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीटों पे चुनाव होता है। ठीक है, तो 403 का अगर आप आधा करेंगे तो 202 समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर 202 सीट किसी भी एक दल को, यानी किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को 202 सीट मिली है, तो आप समझिए कि उसके जो विधायक हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा जो कि सीएम बनेगा। सीएम इट मीन्स मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो उस स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जिसने आधे से अधिक सीटें प्राप्त की हैं उसे क्या मान लिया जाता है? कि उसको भैया बहुमत मिला हुआ है। और आगे जो उनसे कम सीटें लेकिन अन्य लोगों से अधिक सीटें प्राप्त किया है उसे मान लिया जाता है कि वो विरोधी पक्ष वाला है। अर्थात यद्यप उसे बहुमत नहीं मिला है लेकिन वो भी काम का ही है, उसको भी मानने वाले अर्थात उसको भी चाहने वाले लोग काफ़ी हैं। तो वो लोग क्या होते हैं? वो लोग विरोधी पक्ष में आ जाते हैं, और जो लोग मतलब कि बहुमत प्राप्त किए हैं वो लोग तो भाई सत्ता पक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश का चुनाव वगैरह दे करके समझाया गया, वो आपकी समझने वाली चीज़ें नहीं है, वो तो आप वैसे ही समझ सकते होंगे, अब तो इतना समझ आ ही जाता होगा। तो ये देखिए कुछ निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
जो राज्य के प्रमुख होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राज्यपाल। जैसे जो हमारे स्टेट के प्रमुख हैं उन्हें राज्यपाल कहते हैं, लेकिन जो हमारे सरकार के प्रमुख हैं यानी कि जो हमारा भारत देश है उसके जो प्रमुख हैं उनको क्या कह देते हैं? वो उन्हें कहा जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्र के जो प्रधान है वो है राष्ट्रपति। केंद्र मतलब कि कुल मिलाकर के भारत के प्रथम नागरिक यानी कि भारत का जो पहला नागरिक है वो संज्ञा दी जाती है हमारे राष्ट्रपति को। वहीं अगर किसी स्टेट के प्रथम नागरिक की बात की जाए तो वो संज्ञा दी जाती है राज्यपाल को। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति, उनका चुनाव होता है क्या? जरा बताइए तो। नहीं, उनको नियुक्त किया जाता है डायरेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से, अर्थात राष्ट्रपति जो है वो उनकी नियुक्ति करते हैं। आगे देखिए, और इनकी नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार ही अपना कामकाज चलाए, मनमानी ना करने पाए। तो एक तरह से कुल मिलाकर के केंद्र जो है ना वो अपना जासूस टाइप का रख दी रहती है ताकि कोई दिक्कत न होने पाए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल के विधायक होते हैं ये अपने नेता का चुनाव कर लेते हैं जो कि फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सब हम जानते ही हैं, यहाँ पे आपको वही मतलब चुनाव के बारे में बताया गया है। फिर आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मुख्यमंत्री तो बन गए, अब ये जो मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अन्य जो मंत्री हैं यानी कि एक स्टेट में कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल उसका मुख्यमंत्री ही होते, नहीं और सारे मंत्री भी होते हैं। तो वो जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? इन्हीं मुख्यमंत्री की सलाह पर जो राज्य के राज्यपाल हैं वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब यहाँ अपना जाकर के आर्टिकल्स वगैरह मत देखने लगना, क्योंकि आपसे आर्टिकल्स नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में आर्टिकल्स नहीं दिया गया है। तो आप आर्टिकल्स के पीछे मत परेशान होना कि हाय राम कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह या सिफारिश पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नहीं करना, आपको ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर के कई पार्टियों से मिलकर के बनती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार देखिए गठबंधन की सरकार है। आगे देखिए, यहाँ आपको कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं इनका दायित्व क्या होता है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या फिर मंत्रालयों को चलाने का काम करें। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं और जो विधानसभा है ना वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी हों चाहे वे विपक्ष हों, सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। दोहरी कैसे हो जाती है? एक तो वो विधायक के रूप में काम कर ही रहे हैं और दूसरा वो मंत्री के रूप में भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्री अलग से बनते, नहीं, इन्हीं विधायकों में से ही कुछ को मंत्री बना दिया जाता है। आगे देखिए, विधानसभा में एक बहस वगैरह दी गई है कि कैसे लोग इकट्ठा होते हैं। तो जो सत्ता पक्ष है उससे विपक्ष के द्वारा कुछ मतलब कि प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि विधानसभा की जो बहस है इसमें विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। ठीक है, और सदस्य जो हैं वो इस सारे के सारे विषय पे जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद जो मंत्री हैं वो प्रश्नों के उत्तर देंगे, सदन को आश्वस्त कर देते हैं और जो भी जरूरी कदम वगैरह है वो सब उठाएंगे। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हैं इनका निर्णय लेने का काम होता है और यही लोग सरकार चलाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार के जो भी कामकाज हैं वो कौन कर रहे हैं? तो यही जो लोग सत्ता पक्ष के हैं। विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं? खुन्नस निकाले बैठे हुए, खुन्नस खाए बैठे हुए हैं कि कुछ तो लूप होल्स मिल जाए ताकि अगली बार हम सरकार बना लें। इस तरह की बातें, हंसी मजाक में इसको समझिए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो विधानसभा सदस्य हैं वो मंत्रियों व मुख्यमंत्री से क्या काम करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस करते हैं, निर्णय लेते हैं कि कहाँ पे धन वगैरह खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य अधिकार किनका होता है? इन्हीं का होता है, यानी कि जो लोग सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष वाले नहीं। विपक्ष वाले तो बस कुल मिलाकर के प्रश्न ही पूछेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको ना मतलब 3-4 या 5-6 विधायकों का नाम, मतलब विधायकों के प्रश्न पूछने की बातें दी गई हैं। आप इन्हें खुद देख लीजिएगा कि कैसे कैसे लोग प्रश्न पूछते हैं। तो आपको बस ये एक पता चलेगा कि हाँ, प्रश्न पूछने का जो प्रारूप होता है वो कैसे होता है। बाकी एग्जाम के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो यहाँ पे आ रहा है। देखिए, जो सरकार शब्द है ये इम्पॉर्टेंट है। यही वाला क्वेश्चन हमने पूछा भी है आपसे कि जो सरकार शब्द है इसका तात्पर्य क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सरकार शब्द से तात्पर्य होता है शासन के विभिन्न विभाग। ठीक है, कौन से विभाग?
तो इसमें आपको बहुत सारे विभाग देखने को मिलते हैं, जैसे बिजली विभाग हो गया, पानी का विभाग हो गया, शिक्षा का विभाग हो गया। तो इस तरह के जो विभाग हैं वो, और मंत्री जो है ना, इनसे संबंधित होता है। अर्थात सरकार शब्द का क्या तात्पर्य है, तो सरकार शब्द का तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभाग और मंत्री जो कि उनके प्रभारी हैं। जैसे आप देखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, और जो अन्य जैसे होम मिनिस्टर, तो ये जो है ये लोग क्या है, मिनिस्टर और वो मंत्रालय है, ठीक है। तो इन्हीं से बन करके क्या बनता है, वही हमारा सरकार बनता है। और इन सारे समूहों का एक सामूहिक अधिकारी होते हैं। अधिकारी इट मीन्स सामूहिक प्रमुख होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, मुख्यमंत्री। और यही अगर केंद्र की बात होगी तो वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन चूंकि हम लोग स्टेट पढ़ रहे हैं तो स्टेट में ही रहेंगे कि इन सब का जो सामूहिक मुख्य प्रमुख होते हैं उन्हें हम लोग कह देते हैं मुख्यमंत्री। और सही मायने में सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका यही है। कौन कार्यपालिका में कौन शामिल होंगे, एक तो मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री हैं, ठीक है, तो है तो विधायक ही, लेकिन अब मंत्री बन गए हैं। तो सरकार का जो मुख्य कार्यकारी होता है वो क्या होता है, तो मंत्री और चीफ मिनिस्टर मिल करके क्या बनाते हैं, हमारी जो कार्यपालिका है वो बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो मुख्यमंत्री, जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं शॉर्ट में सीएम, ठीक है, सीएम प्लस जो उनके विभाग हैं और उन विभागियों के उन विभागों के मंत्री। तो सीएम और उनके जो विभागों के मंत्री हैं इनसे मिलकर के क्या बनता है, हमारा कार्यपालिका, यानी कि कार्य करने का जो काम है वो इन्हीं से संबंधित होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरी तरफ सारे विधायक, ठीक है, जो कि विधानसभा में एकत्र होते हैं, उनसे मिलकर के जो होता है बनता है उसे हम कहते हैं विधायिका, ठीक है। और विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। फिर उनके काम की जांच वगैरह भी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घोटाला हो रहा है, कागज में काम हो रहा है, जमीनी स्तर पे काम नहीं दिख रहा है। तो ये सारे काम जो है वो किसके होते हैं, विधायिका के होते हैं। तो काम करने का जो काम है वो कार्यपालिका, उनकी जांच करने का जो काम है वो विधायिका, और न्याय करने का काम किसका होता है, ये होता है न्यायपालिका का। चलिए आगे देखेंगे। शासन की जो कार्य प्रणाली है इसको भी देख लीजिए, उसके बाद फटाफट एमसीक्यू तो 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, पहले ये सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएं। तो देखिए, सरकार की जो कार्य प्रणाली होती है, शासन की कार्य प्रणाली, ऐसा नहीं है कि केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी होती है, नहीं, इसके इतर भी आप देखिए उनसे जो काम काज है उनकी मांग की जाती है। जैसे आप देखिए मीडिया, हालांकि अभी हमारे यहाँ तो मीडिया का अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ आप जाने रहिए कि नियमित रूप से जो अखबार हैं, टीवी चैनल हैं और साथ में अन्य जो संगठन हैं वो भी सरकार से बातचीत करते रहते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यम के द्वारा विचार जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इसी का एक मतलब कि तरीका होता है प्रेस वार्ता। अब देखिए प्रेस वार्ता की जाती है, मोदी जी प्रेस वार्ता करते हैं, अखिलेश भाई साहब वो भी प्रेस वार्ता करते हैं, योगी जी भी प्रेस वार्ता करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ना वही तरीका है। तो ये देखिए, विधानसभा में चर्चा होने के समय या चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने प्रेस वार्ता की। तो ये क्या है, ये एक तरीका है लोकतंत्र में ना चीज़ों को व्यक्त किया जा रहा है कि देखो भैया हमारा जो काम है वो वहीं तक सीमित नहीं है, हम अन्य तरीकों से भी जो कर रहे हैं ना उसकी गाथा आपके सामने गाएंगे एक में चार मिला करके, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो प्रेस वार्ता वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पे कार्यवाही करनी होती है। वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया, एग्रीकल्चर विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और शिक्षा विभाग आदि, ठीक है। आगे देखिए, इनके साथ साथ समाचार पत्र और अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर जो है वो सरकार को देना होता है। जैसे कि प्रेस वार्ता जो है वो आयोजित करना, इसमें सरकार जो है अपने कामों की गाथा गाती रहती है, देखो हमने ये किया, हमने वो किया वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पूरे देश में जो कानून बनाया जाता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है, जो कि हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। लेकिन राज्य जो है वो अपने विधानसभा में ही बना लेते हैं, या विधानमंडल, जो भी आप कहना चाहें, विधानमंडल ही कहिए, भले ही जो है मतलब कि बनता विधानसभा में ही है, लेकिन विधानमंडल कहना ज़्यादा ठीक होगा। आगे देखिए, लोकतंत्र में जो विधायक यानी एमएलए हैं, इसके रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो हम सब समझ ही रहे हैं। और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भारत देश में जो संप्रभु है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है। क्यों? क्योंकि हम ही लोग जो है चुन करके अपने विधायकों को भी भेजते हैं, जो विधानमंडल में अपना काम धाम कर रही है, और हम ही लोग चुन करके सांसदों को भेज रहे हैं, जो कि लोकसभा में अपना काम वगैरह कर रही है। इस वजह से हमारे यहाँ माना जाता है कि जो संप्रभु है वो जनता है, ठीक है। आगे देखिए,
कह रहे हैं कि फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। बात वही है। कह रहे हैं कि जो भी कार्य इन विभागों के द्वारा किया जाता है उन्हें अनुमोदित करने का काम जो है वो कौन करती है, वो विधायिका के द्वारा किया जाता है। बस इतनी सी बात है। ये सब वैसे ही दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। वॉलपेपर परियोजना वगैरह है, इसको सब खुद आप देखिएगा। यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, शब्द संकलन। ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, कानूनी लैंग्वेज में देखिए कि इसका तात्पर्य होता है एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये कोई पंचायत या वार्ड या क्षेत्र हो सकता है जहां से विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए बहुमत क्या होता है, तो इसका आशय हम सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 403 सीटें हैं, बहुमत उसी को मिलेगा जो 2 या उससे अधिक सीटें प्राप्त करेगी, ठीक है। फिर देखिए विरोधी पक्ष, तो जो सत्ता में नहीं है वो विरोधी पक्ष आ जाते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से होता है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है, ठीक है। फिर प्रेस वार्ता क्या है, तो प्रेस वार्ता भैया देखिए मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक समूह होता है जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इनके बारे में जन समूह को अपना जो संदेश है वो पहुंचाएंगे कुल मिलाकर के, ठीक है। अब फटाफट एमसीक्यू देख लेते हैं 2 मिनट में। तो देखिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो सरकार का तात्पर्य है, ठीक है, क्या तात्पर्य है कि आमतौर पर सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री जो उनके प्रभारी होते हैं इनका समूह क्या कहलाता है, तो हमने देखा ये लोग कार्यपालिका हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए कह रहे हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका का सामूहिक प्रतिनिधित्व है या सामूहिक जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, तो हमने भी देखा था ना कि सामूहिक जो प्रमुख होते हैं यानी कि जितने मंत्री हैं उन सारे मंत्रियों के हेड कौन होंगे, तो हमने देखा था मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केंद्र में वो लोग प्रधानमंत्री को कहेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला। विधानसभा अध्यक्ष, इनके बारे में कोई यहाँ पे चर्चा ही नहीं थी। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है ये देखिए पैडागोजी से है। कह रहे हैं कि अध्याय समझाने के बाद एक शिक्षक, यानी कि ये जो राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं ये अध्याय एक टीचर ने समझा लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि एक शिक्षक कक्षा में एक नकली प्रेस वार्ता आयोजित करता है। इस गतिविधि का प्राथमिक शिक्षण उद्देश्य क्या है, बताइए क्या हो जाएगा। तो बस इतना हो जाएगा कि वो जो टीचर है ना वो समझाना चाह रहे हैं बच्चों को कि मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी नीतियां कैसे पहुंचाई जाती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जो पार्ट हमने देखा कि राज्य सरकारें कैसे काम करती है, इसके अनुसार पूरे देश के लिए कानून किस में बनाए जाते हैं, मतलब जो पूरा देश है उसके लिए जब कानून बनेगा तो वो कौन बनाएगा, तो हमने अभी देखा था कि जो हमारा केंद्र है यानी कि जो हमारी संसद है वहाँ पे बनेगा। और उसमें बहुत ईजी वे में लिखा हुआ था कि जो संसद है उसे हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो उसमें ना पातालपुरम की कहानी दी गई है जिसमें हैजा जैसे जो बीमारी है वो फैल गई है। वहां से क्वेश्चन है कि पातालपुरम की कहानी में विधानसभा की बहस और प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल क्या कदम उठाया। ऑप्शन देखिए, इस्तीफा दिया, अरे भाई इस्तीफा देने से काम थोड़ी ना चलेगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की। कहानी आपको पढ़ना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का विभाग अध्याय में वर्णित नहीं है, तो हमने देखा कि कृषि विभाग भी है, लोक निर्माण विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, अंतरिक्ष विभाग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो अंतरिक्ष वाला मसला होता है ना ये केंद्र से संबंधित है, ये राज्य से संबंधित ही नहीं है। तो ये तो हम लोग केंद्र वाले में देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि सरकार स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध में राज्य के लिए नए कानून बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए यह फिर डैश डैश के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नगर निगम, ठीक है। तो सरकार स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध में राज्य के लिए नए कानून बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए यह नगर नियमों के लिए इस बात का अनिवार्य कर सकती है कि जो शहरी क्षेत्र है ना उनमें पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो रही है। और यही गाँव में होगा तो किसके लिए करवा देगी, तो गाँव की पंचायत के लिए। आगे देखिए पैडागोजी से क्वेश्चन आ रहा है कि पाठ्यपुस्तक में वॉलपेपर परियोजना गतिविधि का परिचय देती है और इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस कौशल को विकसित करना है। तो दिया हुआ है ना परियोजना
कह रहे हैं कि किसी विषय पर शोध करना और रचनात्मक रूप से जानकारी का संश्लेषण करना, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो परियोजना कार्य का यही मतलब होता है कि आप किसी एक विषय पे जाकर के रिसर्च करिए और रचनात्मक रूप से आप अपनी जो जानकारी है उसको संश्लेषित कीजिए या इकट्ठे कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किए गए कार्यों को कौन अनुमोदित और पर्यवेक्षित करने का काम करता है? पुलिस कैसा करेगी? बिल्कुल नहीं। समाचार संवाददाता, ये सब कहाँ बेचारे करेंगे? ये हो जाएगा विधायिका या फिर विधानसभा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं कि विधानसभा के अलावा लोग और कहाँ अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकारी कार्यवाही की मांग करते हैं? तो अभी हमने देखा था मीडिया जैसी एक चीज होती है, यानी कि न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देखिए कह रहे हैं कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य नहीं होते हैं? तो जाहिर सी बात है विपक्ष जैसी कोई बात होगी, यानी कि ऑप्शन बी अपोजिशन या विरोधी पक्ष या विपक्ष। ठीक है, ऑप्शन बी। तीसरा देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एमएलए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल नहीं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बताना है रॉन्ग कौन सा है। पहला कह रहे हैं कि विधायकों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। हाँ, हम ही आप जाके के चुनाव वोट करके आते हैं। दूसरा देखिए, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, तो विधानसभा तो है लेकिन हर राज्य में विधान परिषद है। अगर ये स्टेटमेंट होता तो रॉन्ग हो जाता। क्यों? 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे विधान परिषद है, हर एक राज्य में नहीं। तीसरा देखिए, यहाँ एक विधायक कभी मंत्री नहीं बन सकता। अरे भैया, इन्हीं विधायकों में से तो एक मंत्री चुने जाते हैं, तो ये उत्तर गलत हो गया। कह रहे हैं प्रत्येक विधायक एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि करता है, मतलब प्रतिनिधित्व करता है। तो एकदम सही बात है, ऑप्शन सी यही रॉन्ग है। आगे देखिए, पेडागोजी से क्वेश्चन आ रहा है कि एक शिक्षक छात्रों से विधानसभा के आरेख पर सत्तारूढ़ दल के विधायकों को एक रंग में और विपक्ष के विधायकों को दूसरे रंग में रंगने के लिए कहता है, और इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? कह रहे हैं उनके ड्राइंग कौशल की परीक्षण करना है? बिल्कुल भी नहीं। कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की भूमिका और संख्या बल के बीच दृश्य रूप में अंतर करना। ठीक तो यही लग रहा है। और तीसरा, कक्षा में ये सब नहीं, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मंत्रियों से प्रश्न पूछने और सरकार के कार्यों को मंजूरी देने का जो मुख्य अधिकार है वो किसके पास होता है? तो पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये हो जाएगा हमारा विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायिका। ठीक है, तो कार्यपालिका से प्रश्न पूछती है विधायिका, छोटी सी बात ये है। फिर से देखिए, कह रहे हैं कि अध्याय में चित्रित जो विधानसभा बहस है उसके दौरान विधायकों ने स्वास्थ्य और पानी के मुद्दे उठाए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप इस संदर्भ में विपक्ष की भूमिका को सबसे बेहतर तरीके से कैसे समझाएंगे? तो आप समझिए खुद पहले, उसके बाद समझाएंगे। देखिए, वे केवल सरकार का अपमान करना चाहते हैं, ये बात तो गलत है, कोई ऐसा थोड़ी ना करना चाहेगा। दूसरा देखिए, उनकी जो भूमिका है वो सरकार की विफलताओं को उजागर करना और जनमत जुटाना है। ठीक है, तो पहले सरकार के जो लूप होल्स हैं उन्हें इकट्ठा करो, और दूसरा लोगों को भड़काओ कि देखो ये बेकार सरकार है, हमको चुनो। ठीक है, तो असली मुद्दा ये होता है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला। बाकी सारे नेता एक ही जैसे होते हैं, इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो बस टोटल आज 30 क्वेश्चंस थे। थोड़ी क्लास लेंदी हो गई है, नो मैटर, क्या ही फ़र्क पड़ता है लेंदी हो या छोटी हो, बस चीज़ें अगर समझ आई होंगी तो फिर समझ लीजिए बहुत अच्छा है, नहीं समझ आई हैं तो बताइएगा, आगे फिर हम और प्रयास करेंगे कि कैसे समझा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।